नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में एक बहुत ही जरूरी और गंभीर मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हम उस छिपे हुए स्ट्रक्चरल डिके यानी ढांचागत पतन को एक्सप्लोर करेंगे, जो दुनिया भर के 7 बड़े देशों को खामोशी से अंदर ही अंदर तोड़ रहा है। ये कोई अचानक होने वाली घटना नहीं है, बल्कि एक बहुत ही धीमी प्रोसेस है, जिसे देखना और समझना जरूरी है। सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है, आखिर एक देश का पतन शुरू कैसे होता है। अक्सर एक गलतफहमी होती है कि कोई वॉर हुई या कोई एक्सटर्नल झटका लगा और देश रातों रात ढह गया, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। कोई भी सिस्टम एक दिन में नष्ट नहीं होता। जब एक छोटा सा झटका तबाही लाता है, तो उसका सीधा सा मतलब है कि वो देश भीतर से पहले ही खोखला हो चुका था। ओके, चलिए इस पर डिटेल में बात करते हैं। एक बहुत ही मशहूर विचार है, जो अचानक हुआ पतन लगता है वो हमेशा एक बहुत लंबी किताब का आखिरी चैप्टर होता है। ये कोट इस पूरे एक्सप्लेनर का कोर मेटाफर है। ज़्यादातर लोग जियोपॉलिटिक्स की सिर्फ हाईलाइट रील देखते हैं और उस बुनियादी सदन की उस लंबी किताब को पूरी तरह इग्नोर कर देते हैं, जो दशकों से पनप रही होती है। सबसे पहला और शायद सबसे चौंकाने वाला उदाहरण देखते हैं, फ्रांस। एक वेस्टर्न एक्सेप्शनलिज्म का मिथ है कि एडवांस्ड डेमोक्रेसीज फेल होने से बिल्कुल सेफ है, और यहाँ वो मिथ टूटता हुआ दिखता है। एक तरफ फ्रांस का हेडलाइन स्टेटस है, G7 का मेंबर, UN सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट और एक न्यूक्लियर पावर। लेकिन दूसरी तरफ ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल अलग है। नेशनल डेट जीडीपी के 112% तक पहुंच गया है, पार्लियामेंट पूरी तरह डिवाइडेड है और पैरेलल पावर स्ट्रक्चर्स खड़े हो गए हैं। अगर पब्लिकली अवेलेबल डेटा को ध्यान से देखा जाए तो पिछले 8 सालों का पॉलिटिकल और सोशल ब्रेकडाउन बिल्कुल क्लियर दिखता है। लगातार 3 सरकारें चलाने के लिए इमरजेंसी पावर्स का सहारा लिया गया। 1968 के बाद से सबसे बड़े पेंशन प्रोटेस्ट्स हुए हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर खुले विद्रोह पर उतर आया है, और तो और पुलिस ने पैरेलल स्ट्रक्चर्स को कंट्रोल दे दिया है, और बॉन्ड मार्केट इस सीवियर पॉलिटिकल रिस्क को साफ साफ प्राइस इन कर रहा है। ये सब इशारा है कि अंडरलाइंग आर्किटेक्चर क्रैक हो रहा है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इथियोपिया का केस। 2019 में इथियोपिया के लीडरशिप को नोबेल पीस प्राइज मिला था, लेकिन तस्वीर बहुत जल्दी बदल गई। यहाँ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम एथनिक फेडरलिज्म है। इसका मतलब है जेन्युइन स्ट्रक्चरल अकोमोडेशन के बजाय ऊपर से थोपे गए पॉलिटिकल दिखावे और एलीट्स के डील्स के जरिए एथनिक प्लूरलिज्म को मैनेज करना। जैसे ही अथॉरिटेरियन फोर्स में थोड़ी ढील दी गई, दशकों से दबी हुई अलगाववादी ताकतें और भी तेजी से भड़क उठीं। 5 लाख, ये तिग्रे वॉर में मारे गए लोगों का अनुमानित आंकड़ा है। जब एक अथॉरिटेरियन डील आखिरकार टूटती है, तो उसकी ह्यूमन कॉस्ट कितनी डेवस्टेटिंग हो सकती है, ये नंबर उस भयंकर रियलिटी को पूरी तरह एकदम न्यूट्रली दर्शाता है। अब जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है यहाँ, वो है पाकिस्तान का स्लो मोशन कोलैप्स, जिसे 3 अलग अलग एंगल से समझा जा सकता है। पहला, फिस्कल। देश हमेशा IMF के बेलआउट्स पर निर्भर रहता है, जबकि एलीट क्लास खुद को टैक्स से बचाती है। दूसरा, मिलिट्री। बिना किसी सिविलियन कंट्रोल के रिसोर्सेज का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ मिलिट्री कंज्यूम कर लेती है। और तीसरा, पॉलिटिकल। सिविल सोसाइटी पर लगातार क्रैकडाउन होता है और पीसफुल पावर ट्रांसफर की हिस्ट्री लगभग 0 है। खैर, एक स्टेट बहुत से संकटों से निकल सकता है, लेकिन जब एजुकेटेड मिडिल क्लास और यूथ का सिस्टम से पूरा भरोसा उठ जाए, जिसे द मैस विड्रॉल ऑफ लेजिटिमेसी बिलीफ कहते हैं, तो सिस्टम का बचना नामुमकिन हो जाता है। जब लोग ये मान लें कि सिस्टम को अंदर से सुधारा ही नहीं जा सकता, तो इंस्टीट्यूशन पूरी तरह से टूट जाता है। यूक्रेन की तरफ चलें तो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स को साइड में रखकर उसके डीप डेमोग्राफिक और इंस्टीट्यूशनल हेमरेज को न्यूट्रली समझना बहुत ज़रूरी है। सोचने वाली बात यह है कि एक सोसाइटी खुद को दोबारा कैसे खड़ा कर सकती है जब उसका ह्यूमन बेस यानी वहाँ के लोग 30 से ज़्यादा अलग अलग देशों में बिखर चुके हों। इसे हम द मार्शल प्लान पैराडॉक्स कह सकते हैं। सच तो ये है कि सिर्फ फाइनेंशियल चेक्स लिखने से एक खोई हुई जनरेशन वापस नहीं आती। पोस्ट WW2 रिकंस्ट्रक्शन के बिल्कुल उलट, आज जो डिस्प्लेस्ड पॉपुलेशंस हैं, वो सिर्फ इसलिए वापस नहीं आएंगी क्योंकि वॉर रुक गई है। वो तभी लौटेंगे जब उन्हें अपने देश के इंस्टीट्यूशंस उन होस्ट कंट्री से डिमॉन्स्ट्रेबली बेहतर लगेंगे जहां वो अभी रह रहे हैं। अब अफ्रीका की सबसे बड़ी इकोनॉमी नाइजीरिया को देखते हैं। 70% का ये आंकड़ा ही अपने आप में स्टैगरिंग है। करेंसी की वैल्यू 70% तक गिर चुकी है। उसके साथ साथ इन्फ्लेशन आसमान छू रहा है और वायलेंट सिक्योरिटी फ्रेगमेंटेशन बढ़ रहा है। ये बहुत बड़ा झटका है एक ऐसी इकोनॉमी के लिए।
चलिए अर्जेंटीना की बात करते हैं। 2024 में वहाँ इन्फ्लेशन 200% को पार कर गया। अपने इतिहास में 9वीं बार सॉवरेन डिफ़ॉल्ट होने के बाद अब वहाँ स्टेट अपैरेटस को कंप्लीटली डिसमेंटल करने का एक रेडिकल और आइडियोलॉजिकली ड्रिवन डेमोलिशन चल रहा है। बांग्लादेश की सिचुएशन भी एक बहुत बड़ी वार्निंग दे रही है। पास्ट की कहानी थी पॉवर्टी रिडक्शन और एक बूमिंग गारमेंट सेक्टर की, जो कि बहुत पॉजिटिव लगती थी, लेकिन आज की रियलिटी बिल्कुल अलग है। पोस्ट ऑटोक्रेटिक इंस्टेबिलिटी के चलते इकोनॉमी फ्रैजाइल हो चुकी है, फॉरेन रिजर्व्स पर हैवी प्रेशर है और गारमेंट सेक्टर, जो उनकी इकोनॉमी की नींव है, उसके पूरे फाउंडेशन पर खतरा मंडरा रहा है। और ये स्लाइड बहुत ही शानदार तरीके से डॉट्स कनेक्ट करती है। इन सभी देशों में एक कॉमन थ्रेड है, चाहे वो नाइजीरिया का ऑयल हो, बांग्लादेश का गारमेंट बूम, इथियोपिया का अथॉरिटेरियन बार्गेन या पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल सब्सिडीज। ये सभी देश रेजिलिएंट इंस्टीट्यूशंस के बजाय प्योरली टेम्परेरी फाउंडेशंस पर खड़े थे। तो यहाँ सबसे बड़ा टेक अवे ये है, जब खिड़की बंद हो जाती है तो जो बचता है वो सिर्फ मलबा होता है, जिसे स्टेटहुड का नाम दे दिया जाता है। इन देशों के पॉलिटिकल एलिट्स ने स्टेबिलिटी के पीरियड का यूज करके जेन्युइन सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं बनाए। उन्होंने अपने शॉर्ट टर्म वेस्टेड इंटरेस्ट को चुना, जिसका नतीजा आज सबके सामने है। अब ये सब ग्लोबल लेवल पर मैटर क्यों करता है? क्योंकि हम एक ऐसी दुनिया में हैं जो आपस में बहुत डीपली कनेक्टेड है। एक रीजन का इंस्टीट्यूशनल रॉट कभी बॉर्डर्स पर रुकता नहीं है, उसके रिपल इफेक्ट्स होते हैं। माइग्रेशन सर्जेस, ग्लोबल ट्रेड रूट्स में बदलाव और इंटरनेशनल इंस्टेबिलिटी के रूप में वो पूरी ग्लोबल ऑर्डर को डिस्टेबलाइज करता है। इस एक्सप्लेनर के आखिर में छोड़कर जा रहे हैं एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग सवाल। क्या हमारे आसपास के रीजनल इंस्टीट्यूशंस सच में स्ट्रक्चरली रिजिलिएंट है, या वो सिर्फ एक टेम्परेरी फाउंडेशन पर टिके हैं जो किसी भी वक्त खिसक सकती है? पतन कभी रातों रात नहीं होता। अपनी जियोपॉलिटिकल पेरिफेरी में इन छिपी हुई कमजोरियों को क्रिटिकली एनालाइज करना बहुत जरूरी है। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया।